एक नई पहल। जीवन में थोड़ा आराम त्यागना होगा। लक्ष्य को पाना है अगर तो करने होंगे प्रयास। सुबह रोशनी होने से पहले जागना होगा। हमारा भविष्य तब शुरू होता है जब हम हर सुबह उठते हैं और हर दिन अपने जीवन के साथ कुछ रचनात्मक करने का प्रयास करते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अपनापन, परवाह, आदर और समय, ये वो धन है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये सही और कठिन समय आने पर ही पता चलता है। इसलिए अपनों के लिए समय निकालें, क्योंकि अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो आप समय का क्या करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने समय को अपनों के साथ व्यतीत किया जाए। आइए समय का ज्ञान लेते हैं, देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अच्छे विचार सुगंध की तरह होते हैं, इन्हें फैलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही फैल जाते हैं, सभी को प्रभावित करते हैं, सुगंधित करते हैं और सभी में ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए इस सुगंध को और बढ़ाइए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। प्राप्या पदम न व्यथते कदाचिदुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्तः, दुःखं च काले सहते महात्मा, धुरन्धरस्तस्य जिताः सपत्नाः। जो मनुष्य संकट के समय कभी विचलित नहीं होता, बल्कि धैर्य, कुशलता और सावधानी के साथ उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है तथा समय आने पर दुखों को भी सहजता से सहन करता है, वह अंततः कभी पराजित नहीं होता, बल्कि विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करता है। A person who does not lose composure in times of adversity, but instead strives to overcome it with patience, skill and prudence, and endures suffering with equanimity when the time demands, is never truly defeated. Rather, such a person ultimately triumphs over even the most challenging circumstances. संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उपनिषद। उपनिषदों में आध्यात्म विद्या के साथ साथ सत्य, आत्म संयम और विश्व बंधुत्व के शाश्वत मूल्यों का भी संदेश व्याप्त रूप से मिलता है। सार्वभौमिक विचारधारा के कारण उपनिषद आज भी न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक सिद्धांतों को दर्शाते हैं और आकर्षित करते हैं। आइए चलते हैं आज भारतीय ज्ञान परंपरा में, आपको दिखाते हैं उपनिषदों के स्लोवाक भाषा में किए गए अनुवाद पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। भारत की प्रगति का आधार इसकी प्राचीन सनातन ज्ञान परंपरा है। इस ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है उपनिषद, जिन्हें भारतीय दर्शन का आधार और वेदों का सार कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, सत्यमेव जयते नानृतम्। चरैवेति चरैवेति चरन् वै मधु विन्दति,
जैसे उपनिषदों के मंत्र आज भी पूरी मानवता को अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से 11 उपनिषद उपलब्ध हैं। इनमें एक ओर जहां आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की व्याख्या की गई है, तो वहीं दूसरी ओर सत्य, आत्मसंयम, करुणा, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व जैसे शाश्वत मूल्यों का संदेश भी निहित है। उपनिषदों की इसी सार्वभौमिक विचारधारा ने सदियों से विश्व के अनेक विद्वानों को आकर्षित किया। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने 17वीं शताब्दी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। इसके बाद लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी सहित अनेक भारतीय और यूरोपीय भाषा में उपनिषदों का अनुवाद हुआ। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद लिखा था, यदि जीवन में मुझे किसी चीज से आत्मिक शांति मिलती है तो वो उपनिषद है, और यदि मृत्यु के समय मुझे किसी चीज से शांति मिल सकती है तो वे भी उपनिषद ही है। आज जब पूरी दुनिया शांति, संतुलन और मानवीय मूल्यों की तलाश में है, तब उपनिषदों की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देती हैं। उपनिषदों में निहित शाश्वत ज्ञान को स्लोवाक समाज तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है स्लोवाकिया के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रॉबर्ट गैफ्रिक ने। स्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेज में विश्व साहित्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर रॉबर्ट गैफ्रिक ने उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद कर भारतीय ज्ञान परंपरा को यूरोप के पाठकों के लिए सहज और सुलभ बनाया। डॉक्टर रॉबर्ट गैफ्रिक के इस उल्लेखनीय कार्य की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उनके प्रयासों का उल्लेख करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के वैश्विक प्रसार में उनके योगदान की प्रशंसा की। स्लोवाक लैंग्वेज में हमारे उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। इन प्रयासों से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी पता चलता है। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके हृदय में भारत बसता है। डॉक्टर गैफ्रिक का मानना है कि उपनिषद संस्कृत साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा बौद्धिक विरासत है। Of course, Upanishads are one of the most important books in Sanskrit literature, and since we didn't have a Slovak translation of the texts, so I decided to translate it, because I was thinking that it's really such an important text that it should be also present in the Slovak language. It took me approximately 5 years from the start of the project till the final product. That means till the book was published. स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर रॉबर्ट गैफ्रिक से मुलाकात की और उपनिषदों के स्लोवाक अनुवाद सहित भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनके योगदान की प्रशंसा की। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज जब पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर आकर्षित हो रही है, तब उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को नई दिशा दे रहा है। ये प्रयास केवल साहित्य का विस्तार नहीं बल्कि भारतीय दर्शन के उन सार्वभौमिक मूल्यों का प्रसार है जो मानवता, शांति, सह अस्तित्व और वैश्विक कल्याण का संदेश देते हैं। उपनिषदों का ये स्लोवाक अनुवाद भारत और यूरोप के बीच ज्ञान, संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त सेतु बनकर उभरा है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जीवन से संबंधित
पूर्ण ज्ञान वर्णित है। जीवन को बेहतर करने का ज्ञान, स्वास्थ्य को ठीक रखने का ज्ञान और जीवन को समृद्ध बनाने का ज्ञान। किस तरह से आप प्राकृतिक रूप से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे योग 360 के माध्यम से। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। सिर दर्द जो सिर्फ दर्द नहीं बल्कि आपकी पूरी दुनिया रोक सकता है। अगर आपको रोशनी चुभने लगे, आवाज से परेशानी हो या फिर हर धड़कन सिर में महसूस हो, तो हो सकता है कि ये सिर दर्द माइग्रेन हो। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे सिर्फ सिर दर्द ही तो है, आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर महीने में कई बार माइग्रेन आपकी जिंदगी या परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को प्रभावित कर रहा है, तो इसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। योग, मेडिटेशन और कुछ सरल उपाय, साथ ही लाइफस्टाइल के बदलाव कैसे आपके माइग्रेन को कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। माइग्रेन सिर में होने वाला तेज दर्द है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत धीरे होती है और फिर ये तेज सिर दर्द में बदल जाता है। माइग्रेन महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। कुछ कारक हैं जो इसे ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे तेज आवाज, तनाव, महिलाओं में हार्मोन परिवर्तन, अधिक धूप या तेज रोशनी, भूखा रहना या नींद पूरी न होना। इन सभी से रोगी में माइग्रेन का दर्द ट्रिगर हो सकता है। माइग्रेन से राहत और बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। तनाव घटाएं, ट्रिगर हटाएं, सिर दर्द को खुद से दूर भगाएं, करें नियमित योग अभ्यास, माइग्रेन की समस्या से अपने आप को बचाएं। माइग्रेन, तो इसके लिए हम एक आसन और 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। पैरों के घुटने सीधे रहेंगे, पैर के पंजे सीधे रहेंगे। ध्यान रहे आपके पैर के अंगूठे ऊपर आसमान की तरफ हो, कमर सीधी रहेगी। दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे,
सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। कोशिश करें अपने पैर के अंगूठों को पकड़ पाएं, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो सिर्फ टच भी करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ रिलैक्स करेंगे। कुछ देर इस आसन में रोक के रखेंगे अपने आप को और फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है प्राणायाम, विच इज अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए किसी भी सुखासन, पद्मासन और वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड के पाम्स को ऊपर रख देंगे और अपने राइट हैंड को यूज़ करेंगे। पहली 2 उंगलियों को रोल किया, लास्ट 2 उंगलियां और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे अपने नोस्ट्रल को मूव करने के लिए। सो लंबी गहरी सांस छोड़ दी, दोनों नोस्ट्रल्स को बंद किया। लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल और रिलैक्स करेंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हम अपनी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रहेगी, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे भौरे की तरह। लंबी गहरी सांस ली, ऐसे ही कुछ और राउंड का अभ्यास करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। औषधि के प्रयोग के साथ आदतें भी बदलनी होंगी। ज्यादा भूखे रहने की आदत छोड़नी होगी। माइग्रेन से बचने के लिए करने होंगे कुछ परहेज, सही डाइट लेनी होगी। माइग्रेन, जिसको आयुर्वेदा में अर्धावभेदक बोला गया है, उसमें अक्सर क्या लक्षण होते हैं कि जो पेशेंट होता है उसके आधे सर में दर्द होता है, फोनोफोबिया रहता है, फोटोफोबिया रहता है या नोजिया, वोमिटिंग, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पर्सन को बोलेंगे कि आप बिल्कुल एक बैलेंस लाइफ स्टाइल आपको रखना है। डाइट और लाइफस्टाइल दोनों आपका बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि षड रसात्मक आहार ही आपको लेना है। मतलब कि जो आपका आहार है उसमें आपके 6 रस होने चाहिए, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। प्रेफर करते हैं कि वो मधुर, सुपाच्य, स्निग्ध और शीतल आहार होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें पित्त है वो एग्रीवेटेड रहता है। तो इसके लिए हम जो बेस्ट है वो क्या बोल सकते हैं कि दूध और जलेबी का सेवन सुबह सुबह करना है, जिससे आपका जो पित्त है और वात है वो आपका शमन स्थिति में रहेगा। इसके अलावा आप जो नारियल पानी है वो आपको अच्छे से सेवन करना है, क्योंकि इसमें हमें पूरा हाइड्रेटेड रहना है। तो वाटरमेलन का जूस आप ले सकते हैं या सिंपल वाटरमेलन ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बेल का जूस ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। इससे आप पूरा दिन अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का जो पेन है वो फील नहीं होगा। इसके अलावा हम सौंफ का, धनिए का और जीरे का पानी नित्य रूप से सेवन करेंगे, जिससे हमारे शरीर में एक शीतलता बनी रहेगी। 6 से 8 मुनक्का को रात को भिगोना है और सुबह उसकी जो बीज निकाल के उसको चबा के खाना है। इससे आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ रहेगा और जो शरीर है उसमें शीतलता बनी रहेगी। इसके अलावा जितना भी पेठा होता है, पेठे की बनी हुई मिठाई और जो सीताफल जिसको हम बोलते हैं, सीताफल इसमें बहुत बेस्ट है। सब्जियों में आप लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, ये सब बेसिक सब्जियां ले सकते हैं। माइग्रेन के पेशेंट को वो वाली डाइट नहीं लेनी है जिसमें MSG है, दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम एजिनोमोटो भी बोलते हैं। इसके अलावा जितना भी हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो हमें इसमें बिल्कुल अवॉइड करना है। कैफीन से बने हुए आइटम जैसे चाय, कॉफ़ी, इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमें माइग्रेन के जो अटैक है वो बार बार हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, वाइन्स, ये हमें टोटली अवॉइड करनी है। जो ट्रांस फैटी एसिड्स है वो अवॉइड करना है और एक सिंपल दिनचर्या अपनानी है। बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना, जैसे कि हम कई बार अपना मील स्किप करते हैं तो उससे भी हमें जो माइग्रेन के अटैक है वो आ सकते हैं। सिर दर्द को मत बनाइए अपनी पहचान, सही उपचार से ही लौटेगी मुस्कान। इन औषधियों का प्रयोग करके माइग्रेन के दर्द में मिलेगा आराम। माइग्रेन, इसमें मेनली वात और पित्त दोष की वृद्धि या दूषित होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि सूत सेकर रस, मुक्ता शुक्ति और गौदंती भस्म, इन तीनों का कॉम्बिनेशन डोज चिकित्सक की परामर्श के अनुसार सुबह खाली पेट शहद के साथ या मलाई के साथ सेवन करना चाहिए। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें कि शिरा शूलाधि वज्र रस
गोदंती भस्म और मुक्ताशुक्ति, इन तीनों का डोज चिकित्सक की परामर्श के अनुसार लेना चाहिए। वो भी सुबह खाली पेट मलाई के साथ सेवन करना चाहिए। जलेबी का भी सेवन हम उसके बाद कर सकते हैं। पथ्यादि कषाय काढ़ा है एक, जिसका सेवन खाना खाने से आधा घंटा पूर्व या 1 घंटे पूर्व करना चाहिए, जिसका 40 ml सुबह शाम, जो नॉर्मल काढ़ा बनाने की विधि है उसी तरह से बनाकर उसका 40 ml सुबह शाम सेवन करना चाहिए। नारिकेल लवण है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। नारिकेल लवण 3 ग्राम सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं इस अर्धावेदक या माइग्रेन के पेन में। इसमें मेनली जो माइग्रेन का पेन है कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ट्रिगर करता है, तो हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। और हम इसमें कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हैं। जो कॉफ़ी है वो मेनली इसके सर दर्द में, माइग्रेन के सर दर्द में इम्प्रूवमेंट लाती है। माइग्रेन में औषधियों के प्रयोग के अलावा नस्ये का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो नेज़ल इंस्टॉलेशन होता है, जिसमें कि अणु तेल की 2-2 बूंदों को हमें सुबह और शाम डालना चाहिए, या फिर हम षड्बिंदु तेल या क्षीर वाला तेल का नस्ये का सेवन कर सकते हैं, जो जितने भी ऊर्ध्व जत्रुवगत विकार होते हैं उनको दूर करता है और सिर दर्द में भी सहायता करता है। यदि आपको सिर में तेज दर्द होता है, ये दर्द आधे सिर में रहता है, तो ये माइग्रेन हो सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि इसके लिए सही उपाय करें। तो आज आपने जाना पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना लाभकारी है, भ्रामरी प्राणायाम करना उपयोगी है, माइग्रेन से राहत में उपयोगी है योग, मधुर सुपाच्य स्निग्ध व शीतल आहार का सेवन करें, दूध जलेबी, नारियल पानी, तरबूज का जूस, सत्तू या बेल का शरबत पिएं, सौंफ, धनिया और जीरे का पानी नित्य पीना उपयोगी है। अजीनोमोटो, प्रोसेस्ड फूड, शराब व ट्रांस फैटी एसिड से परहेज करें। सूत शेखर रस, मुक्ताशुक्ति व गोदंती भस्म शहद या मलाई के साथ लें। शिरा शुलादी वज्र रस, गोदंती भस्म व मुक्ताशुक्ति का सेवन मलाई के साथ करें। पथ्यादि क्वाथ व नारिकेल लवण सुबह शाम लेना लाभकारी है। अणु तेल, षड्बिंदु तेल या शीरबला तेल से नस्य करना लाभकारी है। प्रॉपर हाइड्रेशन, पूरी नींद, सही उपाय और हेल्दी रूटीन, ये है माइग्रेन मैनेजमेंट की परफेक्ट टीम। माइग्रेन को मत बनाइए अपनी लाइफ का कंट्रोल। हेल्दी हैबिट्स और सही उपाय से पाइए माइग्रेन से राहत और पूरा करें अपनी परफेक्ट हेल्थ का गोल। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। कहते हैं कि अपनापन किसी वैद्य से कम नहीं होता, जो हर समस्या में ताकत की दवा देता है। और ऐसा मित्र जो आपका सदा साथ निभाए, जीवन में कभी साथ ना छोड़े, वो है ज्ञान। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। आप लीजिए संस्कृत का ज्ञान और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ संस्कृत पाठशालायां सर्वेभ्यः पुरस्करोमि स्वकं नमः। अहम नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा के लक्ष्य के साथ शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने का कर रहे हैं प्रयास। तो अधिक साकांक्ष होकर आज पुनः आप कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण व लेखन को जाने, इसी उद्देश्य के साथ
आरंभ करते हैं आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज बात ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि ह और ल इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को सामान्यतः हम अशुद्ध लिख और बोल जाया करते हैं। विशेष रूप से यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक भाषाओं में तथाकथित प्रचलित व्यवहार के कारण और उसके भी अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। ह और ल इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं प्रहलाद। यदि लेखन में ह और ल के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता को लेकर या अन्य भाषाओं में अधिक व्यवहार के तथाकथित और असंगत तर्क को आधार बनाकर और सबसे अधिक टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ल को पहले और ह को बाद में व्यवहृत समझने लगे, तब हम प्रहलाद को प्रह्लाद लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो ह और ल इस क्रम से जुड़ा प्रहलाद शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है आह्लाद। यहाँ भी यदि हम ह और ल के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे या अनचाहे भी न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात आह्लाद को आह्लाद इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम आह्लाद अर्थात पहले ह और बाद में ल इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द आह्लाद का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही शब्द विशेष जो अधिक व्यवहार में है वह है मल्हार। यहाँ भी हम में से कई ल और ह के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया था कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी कभी कभी परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात कभी कभी हम ह को पहले और ल को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। यहाँ आप यह जान लीजिए कि यह मल्हार शब्द सर्वथा संस्कृत शब्द नहीं है। इसका मूल संस्कृत स्वरूप है मल्लार। 6 रागों में दूसरे राग के रूप में प्रसिद्ध है राग मल्लार। जैसा कि कहा गया है, आदौ मालव रागेंद्रस ततो मल्लार संज्ञितः। इस मल्लार राग को वर्षा कारक भी माना जाता है। यह प्रसिद्धि है। मेघ मल्लार रागस्य गानम वर्षासु सर्वदा, इस वचन के साथ। तो मल्लार इस संस्कृत मूलक शब्द का बाद में मल्हार और मल्हार इस नाम से भी हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं में व्यवहार पाते हैं। यह भी हमें याद रखना चाहिए। अस्तु प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात ह और ल इन दो अक्षरों के क्रम विन्यास से बने शब्दों का हम शुद्ध लेखन और तदनुसार ही शुद्ध उच्चारण करें, एतदर्थ रहें हम स्वयं अधिक सावधान। इसी सत्परामर्श के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आयास्यामि अभिनव कक्षायां भवत्समक्षमहं समुपस्थितः इति बोधयन् नौमि सर्वान् संस्कृतानुरागी जनान्